हेलो नमस्कार एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संभव सीरीज के अंतर्गत। इस गुरुवार को हम लेके आ रहे हैं आपके समक्ष संभव सीरीज में यूपीएससी वाला बुक सीरीज के फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अध्याय संख्या 5। और अध्याय संख्या 5 बात करने वाला है पृथ्वी के भूचुंबकत्व अर्थ के जियोमैग्नेटिज्म के बारे में। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाली है। इस क्लास से रिलेटेड जो पीडीएफ है और नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम हैंडल पे अपलोड कर दिए हैं। आप त्वरित रूप से जाकर के इस टेलीग्राम हैंडल से क्यूआर कोड को स्कैन करके या सर्च करके क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ में इस वीडियो को देखते रह सकते हैं अंत तक, ताकि अगले 1-1.5 घंटे का जो ये सफर है आपके लिए और भी ज्यादा प्रभावी हो और आपकी जो लर्निंग है और भी इफेक्टिव हो पाए। दोस्तों अब इसके उपरांत मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस अध्याय के इस लेसन के हेडिंग की तरफ। देखिए दोस्तों, भूचुंबकत्व 5वां टॉपिक है, 5वां लेसन है दोस्तों हमारे पास में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भूचुंबकत्व के अंतर्गत जो जो चीजें हम यहां पे पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं कि अर्थ जो है अपने आप में ही एक रोटेटिंग बॉडी है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पे। पृथ्वी के केंद्र के अंतर्गत कई भारी तत्व लोह जैसे हैं, निकल जैसे हैं, फेरस जैसे हैं तत्व हैं और उनके लगातार घूर्णन, उनके रोटेशन के फलस्वरूप एक डायनेमो इफेक्ट जनरेट होता है और उस डायनेमो प्रभाव के कारण पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। अब जो ये पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिल रहा है, इसके कई प्रभाव पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलते हैं। यही नहीं, यह हमारे सौर मंडल के अंदर स्थिति, अवस्थिति, सुरक्षा, संरक्षण, नेविगेशन और भी कई सारी चीजों में मदद करता है। इसके प्रभाव के रिलेटेड काफी सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको जानकारी की चेष्टा करते हैं। दोस्तों भूचुंबकत्व हेडिंग लगा लीजिए आप सभी लोग, भूचुंबकत्व पृथ्वी का। देखिए, अगर पृथ्वी जो है अपने आप में ही एक चुंबक की तरह बर्ताव कर रही है डायनेमो इफेक्ट के कारण, जिसके कारण इसका एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है और यहां पे इसके चारों तरफ देखने को मिलेगा आपका एक प्रॉपर चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरणें हैं, सोलार विंड्स हैं, सोलार पवने हैं, सौर पवने हैं, उनसे हमारी रक्षा हो पाती है। सूर्य से भी डेफिनेटली पर्यावरण के हमारे अंतरिक्ष के अंतर्गत जो है सूर्य से और अन्य किसी भी अन्य तारे से भी आने वाली जो विकिरणें हैं, सोलार विंड से, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से, उससे हमारी रक्षा करता है। यस और नो? इसके उपरांत भी अगर मैं बात करूं आपके पास में, आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार सूर्य से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है, उन चार्ज पार्टिकल से भी देखिए ये पृथ्वी का ही ये कहीं न कहीं भूचुंबकत्व है जो हमारी रक्षा कर रहा है। अदरवाइज यही चार्ज पार्टिकल, यही सोलार फ्लेट जो है वो पृथ्वी के ही पूरे के पूरे वायुमंडल या फिर आपके पास में आयन मंडल को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है। पृथ्वी पे जीना दुश्वार हो सकता था दोस्तों, पर धन्यवाद है कि पृथ्वी का ये मैग्नेटिक स्फीयर है। अब पृथ्वी के अंतर्गत ये चारों तरफ चुंबकत्व क्यों है? अगर देखी जाए तो पृथ्वी की स्ट्रक्चर को समझना होगा। पृथ्वी जो बाहर से हमें कहीं के लिथोस्फीयर या पृथ्वी का स्थल मंडल ऐसा दिखता है, पर आंतरिक रूप से देखा जाए इसका मेंटल है, आउटर कोर है और इनर कोर है। इनर कोर जो है, आंतरिक कोर जो है दोस्तों आपके पास में, वह क्या है? आपके पास में सॉलिड है, ठोस है। जबकि जो आउटर कोर है, जो बाह्य कोर है, वह लिक्विड है, वह तरल है। और बाह्य कोर जो तरल अवस्था में है वो लगातार रोटेट कर रहा है और उसके अंतर्गत कहीं न कहीं आपको देखने को मिल रहा है कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण निकल और फेरस जैसे अवयव, जिनके लगातार मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट्स बनते हैं और उन इलेक्ट्रिक करंट्स के ही फलस्वरूप जो है पृथ्वी के चारों तरफ एक प्रकार का हमें क्या देखने को मिलेगा? इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो जो ये चुंबकीय फील्ड जो है वो पृथ्वी के घूर्णन और आउटर कोर के कारण बना हुआ है। अब जैसे मैं हर लेसन को शुरू करने से पहले आपको समझाता हूं कि इस लेसन में क्या समझेंगे, इस लेसन में क्या सीखेंगे। दोस्तों इस लेसन में सीखने को और समझने को जो हमारे पास में है वो भूचुंबकत्व और भूचुंबकत्व के अन्य महत्वपूर्ण आयाम, अन्य महत्वपूर्ण आयाम, ये सारे के सारे जो आयाम हैं भूचुंबकत्व के, ये आपकी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसकी जानकारी आपको जरूर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं आपके पास में इसका परिचय भूचुंबकत्व का। तो आप लोग भी यहां पे अपना हेडिंग लगा लीजिए, चुंबकत्व का ऐतिहासिक
परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है। देखिए, मैं अगर भूचुंबकत्व के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करूं दोस्तों आपके पास में, तो जो मैग्नेट शब्द है या चुंबक शब्द है ना, यह एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों आपके पास में? यह एक ग्रीक शब्द है। और इस ग्रीक शब्द की अगर आपके पास में बात करूं तो यह उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रीक शब्द कौन सा है, तो मेरे साथ में लिखते लिखते चलेंगे। मैग्नीशिया। ग्रीक शब्द मैग्नीशिया से यह शब्द बना है आपका मैग्नेट। और इसी मैग्नेट से कहीं न कहीं हम लोग इसी को हिंदी के अंदर क्या कह देते हैं आपके पास में? चुंबक। यस और नो? यस और नो? अच्छा, यहाँ पे 600 ईसा पूर्व की अगर मैं बात करूँ आपके पास में, तो प्राकृतिक रूप से जो है जो चुंबकीय अयस्क पाए गए थे आपके पास में, सबसे पहले कब पाए गए थे? सो प्लीज राइट इट डाउन। 600 ईसा पूर्व। क्या देखने को मिला था आपके पास में? हमें प्राकृतिक रूप से कई चुंबकीय अयस्क देखने को मिले थे। अयस्क मतलब और, है ना? अच्छा, उस और को हमने क्या कहा था? चुंबकीय अयस्क मतलब लौह अयस्क की बात की जा रही है, और उसी लौह अयस्क को हमने इसी मैग्नेट या फिर मैग्नीशिया के नाम के साथ में जोड़ते हुए मैग्नेटाइट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया था आपके पास में? मैग्नेटाइट। यहां पे इसका नाम हमने रख लिया था आपके पास में। अब इसके अंतर्गत एक और चीज याद रख सकते हैं हम लोग, कि जो चुंबकत्व जो है आपके पास में, इसके बारे में लोग जो हैं ग्रीक फिलोसफर्स थे आपके पास में, वो शुरुआत से ही जो है आपके पास में इससे परिचित थे। और 600 ईसा पूर्व के आसपास में तो प्राकृतिक रूप से भी ये अयस्क जो है पृथ्वी के खनन के ताम हमको इसी कहीं न कहीं जो है लिथोस्फीयर पे, इसी स्थल मंडल पे देखने को मिले था। मैग्नेटाइट जैसे अयस्क भी देखने को मिले के, जो कि अपने आप में ही क्या थे? लौह अयस्क थे। क्या थे आपके पास में? लौह अयस्क। कैसे अयस्क है दोस्तों आपके पास में? यह एक प्रकार के लौह अयस्क थे। अब इसके उपरांत मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसकी वैज्ञानिक परिभाषा पे, कि सर कैसे देखने को मिला होगा आपके पास में? चुंबकत्व है क्या? आप किसी भी एक मैग्नेट को लोहे के पास ले जाएंगे, वो जुड़ जाएगा, और इसके समान ध्रुवों को पास पास लेके आएंगे, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आएंगे चुंबक का, तो वो कहीं न कहीं दूर जाएगा। जबकि ऑपोजिट पोल्स को पास लेके आएंगे तो वो उसमें आकर्षण होगा। तो चुंबकत्व क्या है आपके पास में? चुंबकत्व, आप लिखने की चेष्टा कीजिए, एक भौतिक घटना है। यस और नो? एक भौतिक घटना है। अच्छा, इस भौतिक घटना में क्या होता है आपके पास में? जो कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया कैसे होती है? या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो यहां पे यह भौतिक घटना है जिसमें कुछ पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें कुछ पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या होगा आपके पास में? यहां पे कुछ प्रक्रियाएं होंगी उसके फलस्वरूप। क्या प्रक्रियाएं होंगी? दो प्रक्रियाएं होती है सर। प्रक्रिया में पहला तो आकर्षण है या प्रतिकर्षण होगा। या तो आकर्षण है या प्रतिकर्षण। आकर्षण किस में होता है? हमेशा याद रखने की कोशिश करना, ऑपोजिट पोल्स के बीच में, है ना, नॉर्थ से साउथ के बीच में। प्रतिकर्षण किसके बीच में होगा आपके पास में? नॉर्थ पोल से दूर भागेगा आपके पास में, और साउथ पोल से दूर भागेगा आपके पास में। सो यहाँ पे
आकर्षण और प्रतिकर्षण जो है आपके पास में, इन्हीं प्रक्रियाओं को ही हम कहीं न कहीं जो है एक चुंबकत्व के रूप में जान सकते हैं, जो कि एक भौतिक घटना है ना? जिस पदर किसी भी पदार्थ में अगर ये भौतिक घटना होगी तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फलस्वरूप यहाँ पे आकर्षण प्रतिकर्षण की प्रक्रियाएं होगी। समान ध्रुवों के अंतर्गत जो है आपके पास में क्या होगा? प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत ध्रुवों के अंतर्गत आकर्षण की क्रिया देखने को मिलती है। अब ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है, क्या ये अपने आप ही हो रहा है या इसके भी कुछ सिद्धांत रहेंगे? कि नहीं सर, यहां पे कुछ रूल्स हैं, यहां पे कुछ सिद्धांत है आपके पास में। तो क्या रूल्स हैं, क्या सिद्धांत है, इनको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि कब यहां पे आकर्षण है, कब यहां पे प्रतिकर्षण है। तो चुंबकत्व के कुछ मूल सिद्धांत है दोस्तों आपके पास में। जो हमारा चुंबकत्व है, इसका कहीं न कहीं विद्युत से चुंबकत्व का हमारी जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत से बहुत ही गहरा संबंध है। लिखते चलिए साथ साथ में। अच्छा, ये जो गहरा संबंध देखने को मिल रहा है जनरली, मतलब कोई भी विद्युत चालित कण की गति होगी, जैसे भी आपके पास में विद्युत चालित कण मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स की। जब भी किसी भी विद्युत चालित कण की गति होगी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स की गति होगी आपके पास में, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो साथ में लिखते चलो, विद्युत चलित कणों की गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का फ्लो होगा आपके पास में, विद्युत चालित कणों का फ्लो होगा, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा, एक और चीज, चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र की धाराओं को कहीं न कहीं जरूर प्रभावित करता है आपके पास में। एक और चीज लिखेंगे आपके पास में, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की धाराओं को प्रभावित करता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा प्रभावित करेगा, यह चीज आपको जरूर याद रखनी है। अब इन सारी चीजों का प्रयोग क्या हो सकता है? इन चीजों का प्रयोग को इस तरीके से समझिएगा दोस्तों आपके पास में व्यावहारिक। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र से संबंध तो है, हमने ये भी कह दिया कि कभी भी आपके पास में आवेशित कण, विद्युत चलित कण की गति होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत धाराओं को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा आपके पास में। अब ये समझने को है कि इसका उपयोग कहां होगा। देखिए, हमारे पास में कई विद्युत उपकरण हैं, और हर एक विद्युत उपकरण में आपके पास में स्पीकर से लेकर से, कार से लेकर के, रेलवे से लेकर, विद्युत मोटर से लेकर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, एमआरआई मशीनें हैं, आपके कंपास है, हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट से सब जगह यूज होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं उपयोग जो है इसका, मोटर, स्पीकर, ट्रेन। ट्रेन में भी हो सकता है, जैसे लेविटेटिंग ट्रेन होती है आपके पास में। जनरेटर में इसका उपयोग होता है, आपको पता हो तो, है ना, जनरेटर डायनामो इफेक्ट के टाइम। अच्छा, घरों के आसपास में ट्रांसफार्मर देखे तुमने? बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर, है ना, तो उन ट्रांसफार्मर्स में इनका प्रयोग होता है। कई बार आप एमआरआई कराने का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, आंतरिक अंगों की जो है आपके पास में चोट लगी हो तो एमआरआई कराई जाती है, एमआरआई के अंतर्गत ये यूज किया जाता है। कंपास यूज किया है आपने कभी? कंपास यूज किया है? कंपास जो होता है उसमें मैग्नेटिक नीडल होती है, वो कहीं न कहीं हमेशा नॉर्थ पोल को दिखाती है, इसको दिखाती है, और एक और नीडल होती है वो हमेशा साउथ पोल को दिखाती है। यस और नो? तो ये जो कंपास होता है यह भी कहीं न कहीं इसके अंतर्गत यूज किया जा सकता है। तो हमारे इस चुंबकत्व का पहले तो कैसे उत्पन्न हुआ आपके पास में, किसको प्रभावित करता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये तीनों ही पॉइंटर्स आपने साथ साथ में लिखे हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा और समझते हैं कि सर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है।
हमारे पास में दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी परिभाषा और संरचना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक चुंबक जो है इसका एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव से कहीं न कहीं जो है चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव तक जो है पहुंच रहा है, इनको चुंबकीय रेखाएं भी कहा जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप साथ साथ में लिखते हुए चलिए। सबसे पहले तो समझिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव हो जाए, है ना। तो साथ साथ में लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखो, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव हो, है ना। मतलब उस फील्ड में अगर आप रह रहे हैं, है ना, अगर मैं यहां पे हूं, मेरे को नहीं हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा है, बट अगर मैं यहां पे अवस्थित हूं, अगर मैं कोई भी मैग्नेट यहां पे रख रहा हूं, लोहा यहां पे रख रहा हूं, तो डेफिनेटली उस चीज के अंदर मेरे को जो है चुंबकीय बल का अनुभव हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है आपके पास में कहां से कहां तक उत्पन्न होता है, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र हमेशा ध्रुवों के बीच उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा दो ध्रुवों के बीच उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहां पे इनकी दिशा क्या हो सकती है, जैसे कि जो इसकी दिशा है कहीं न कहीं चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की दिशा क्या होगी, हमेशा ठीक विपरीत होगी। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इसकी जो दिशा है चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में रहती है। चुंबकीय क्षेत्र की यहां पे लिखेंगे कि जो दिशा है वह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में रहती है। मतलब लगातार यहाँ पे जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो है यह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय किरणें जो है फैलती रहती है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। सेम इस साइड भी उत्तर से दक्षिण। सो ये पूरा एक आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वह संरचना इसकी हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को मापा कैसे जाता है, देखो चुंबकीय क्षेत्र को अगर एक एग्जैक्टली देखा जाए आपके पास में, तो सबसे पहले इसकी इकाई भी साथ साथ में लिखते हो। चलो, चुंबकीय क्षेत्र को मापने की इकाई है टेस्ला। क्या है दोस्तों, टेस्ला। अब जो टेस्ला है आपके पास में, इसको मापने की इकाई, इसको लिखा जाता है बी के द्वारा। कैसे लिखा जाता है, बी के द्वारा। बी के द्वारा इसे निरूपित किया जा सकता है। अब बी जो है वह क्या है, बी को निरूपित करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, बी इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर सभी को पता है, परिधि कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते थे 2 पाई आर। अब यहां पे आर क्या है, आर है आपके पास में डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ठीक है। दूसरा है आपके पास में आई क्या है, आई जो है वह है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो एम्पियर के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है आपके पास में। बी क्या है, मैंने पहले बताया मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फील्ड की इकाई जो है टेस्ला है, इसे बी में निरूपित किया जा सकता है आपके पास में। अब ये जो म्यू है, म्यू जो जो म्यू जीरो जो हमने लिखा वो क्या है, वैक्यूम परमिएबिलिटी इसको कहा जाता है। 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷ कहीं के इसकी पावर होती है Tm/A, ठीक है। अब इतना रटना नहीं है, इतना रटना नहीं है तुमको, तो तुम्हें क्या करना होगा, आपके पास में बस इतना सा पता रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, इसे कैसे निरूपित किया जाता है, आपके पास में बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। अब जहां पे पढ़ने की और ज्यादा चीजें रटने की जरूरत होगी वहां पे मैं बताऊंगा आपके पास में। इससे ऊपर अगर हम चलने की कोशिश करें मैग्नेटिक फील्ड को और थोड़ा सा अच्छे से समझे आपके पास में, तो हमारे इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझते हैं। हमारी इस
पृथ्वी के अंतर्गत जो आउटर कोर है, जो बाह्य कोर है, वो लगातार कहीं न कहीं जो पृथ्वी के रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वह भी घूम रहा है। इसके घूमने के कारण ही जो है इसके आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लगातार कुछ करंट, कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ विद्युत प्रवाह हो रहे, फलतः कहीं न कहीं जियोमैग्नेटिक या फिर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली विकिरणों से भी बचाता है, अभी हमने देखा था। तो सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूं कि भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करने वाला है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वह बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणों से, या मैं कह सकता हूं सौर पवनों से हमें बचाता है। तो लिख दीजिए आपके पास में सौर पवनों से बचाता है। और क्या करता है दोस्तों आपके पास में, सबसे पहले इसका कारण लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का कारण लिख दीजिए, बाह्य कोर के घूर्णन के कारण, है ना। चुंबकीय क्षेत्र बना ही क्यों, अगर आपके पास में ये बाह्य कोर जो है आपके पास में वह लगातार घूम कर रहा है आपके पास में, पृथ्वी के आंतरिक कोर के घूर्णन के कारण यह पैदा हो रहा है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा आपके पास में, हमेशा इस चीज को याद रखना, डायनेमो का सिद्धांत यहां पे लगेगा। क्या है आपके पास में, बाह्य कोर की जगह आप लिख दीजिए, यहाँ पे बाह्य कोर की जगह लिखेंगे आप लोग आंतरिक कोर। क्या लिखेंगे, आंतरिक कोर भी तो घूम रहा है, ठोस है वो, आंतरिक कोर इनर कोर के घूमने के कारण हो रहा है। अब एक और चीज यहां पे लिखेंगे, और इस घूर्णन के कारण क्या पैदा हो रहा है आपके पास में, डायनेमो इफेक्ट, डायनेमो प्रभाव। ये जो दोस्तों डायनेमो प्रभाव कहीं न कहीं हमें जो देखने को मिल रहा है, इसमें इतना सा समझना है आपको कि जो भी पिघली हुई धातु की कोर की गति के कारण जो है विद्युत धाराएं पैदा हो रही है ना। डायनेमो क्या हो रहा है आपके पास में कि सर जो धातु जो है लगातार कहीं न कहीं वो आपके पास में मूव कर रही है, और जैसे ही कोई भी आपके पास में धातु है, कोई मेटल है, वो लगातार मूव करेगा आपके पास में, तो वहां पे विद्युत धाराएं पैदा होगी, विद्युत उत्पन्न होगी आपके पास में। तो यहां पे कैसे होगा कि सर यहां पे तो पिघली हुई धातु है आपके पास में, लिखेंगे पिघले धातु के कोर के कोर की गति, विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है। और जो यहां पे विद्युत धाराएं उत्पन्न होती हैं, है ना, उसी से कॉमा करके लिखे, जिससे चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न हो रहा है। सो लगातार आपके पास में इसी आग के आंतरिक कोर के घूर्णन के फलस्वरूप जो पिघली हुई धातुओं का जो कोर लगातार गति कर रहा है, उसके कारण कई सारी इसमें जो है विद्युत धाराएं यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं, और उस विद्युत धाराओं के फलस्वरूप एक चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चारों तरफ उत्पन्न हो रहा है। अब जो ये पृथ्वी के चारों तरफ कहीं न कहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसको आपको एक और पर्सपेक्टिव से भी देख लेना चाहिए कि किस प्रकार आपके पास में पृथ्वी के चारों तरफ जो है इस आंतरिक कोर के घूर्णन के फलस्वरूप जो है जो विद्युत धाराएं पैदा हुई, उनके फलस्वरूप एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, और पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में चुंबकीय रेखाएं, और इनके फलस्वरूप यह एक वॉन्डर वैन एलन बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक आंतरिक बेल्ट होगा जो कि यहाँ पे पिंक कलर में है, एक ब्लू कलर का है ना। तो आपके पास में इनर वैन एलन बेल्ट है, आउटर वैन एलन बेल्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब एक और चीज है आपके पास में कि इसका उपयोग क्या होगा। जब भी हम इसका उपयोग के ऊपर बात करते हैं कि सर भूचुंबकत्व तो है, पर इसका उपयोग क्या है सर, सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर हम पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम लोग बात कर सकते हैं। मोटर या जनरेटर कैसे काम करती है आपके पास में, कुछ इसी प्रकार काम करती है। मोटर और जनरेटर कुछ इसी प्रकार काम करती है या नहीं करती है आपके पास में, जल्दी से बताओ कि सर
कोई भी मेटल रॉड है आपके पास में, अगर मैं उसके अंतर्गत यह इस प्रकार से ये मेरे पास में जो ये चुंबक है, इस चुंबक को पास में ले जाऊंगा तो मेरे इस वोल्टेज रीडिंग मीटर के अंतर्गत मेरे को जो है विद्युत धारा का जो है प्रवाह देखने को मिलेगा। विद्युत धारा का प्रवाह जो है लेफ्ट एंड राइट देखने को मिलेगा। मतलब विद्युत प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यहां पे देखने को मिलेगा। सो चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत का उपयोग हम किस चीज में कर सकते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कर सकते हैं। लिखो आपके पास में इसमें सबसे पहला पॉइंट लगा करके लिखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है आपके पास में, इसके ऊपर क्या क्या चीजें काम करती है? हमने थोड़ी देर पहले लिखा था आपके पास में कि सर हमारे पास में मोटर हो सकती है, हमारे पास में जनरेटर हो सकता है ना। ये इसके एग्जांपल्स है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण आप इस प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। हमारी मोटर कैसे बांधी जाती है? चारों तरफ इसी तरह तार बांधे जाते हैं। कभी मोटर को खोल के देखा है? घरों के अंदर जो मोटर होती है आपके पास में, और उसके बीच में एक बड़ी सी मैग्नेट लगी होती है, और उसी विद्युत प्रवाह के फलस्वरूप ही कहीं की जो चुंबकीय क्षेत्र का एक सकारात्मक सिद्धांत प्रयोग आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एमआरआई में है आपके पास में, और चुंबकीय लेविटेशन, मैग्नेटिक लेविटेशन, चुंबकीय लेविटेशन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। सर चुंबकीय लेविटेशन क्या होता है आपके पास में? क्या आपने सुना होगा आपके पास में फास्ट ट्रेन है, जितनी भी आपके पास में फास्ट ट्रेन है आपके पास में, है ना, जिनकी स्पीड आपके पास में 200 से लेकर के 800 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलती है, जिनको हम देसी भाषा में बुलेट ट्रेन कहते हैं। जापान में ये चलती हैं दोस्तों आपके पास में, है ना, जापान में ये ट्रेनें चलती है आपके पास में। तो इन्हीं ट्रेनों के अंतर्गत जो लेविटेशन का एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसके अंतर्गत भी इसी भूचुंबकत्व का एक वैज्ञानिक उपयोग किया जाता है कि ट्रेन जो है एग्जैक्टली अपने प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी ऊपर लेविटेट करती है, हवा के अंदर है, घर्षण कम से कम है, तीव्र गति से वह ट्रेन चल पाती है दोस्तों आपके पास में। ठीक है, अब इसके उपयोग को समझने के उपरांत हम एक और चीज जानकारी में ले सकते हैं। वह जानकारी रहेगी दोस्तों आपके पास में भूचुंबकत्व, जो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, इसकी दिशा और शक्ति के बारे में, कि किस प्रकार यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है, इसका भूचुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है, जनरली हमने कहा कि कैसे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो है ये रेखाएं प्रवेश कर रही है। सो देखो ये उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकली, देखो तीर की दिशा इस तरफ है दोस्तों, इस तरफ है आपके पास में, और ये रेखाएं निकल करके दक्षिणी ध्रुव की तरफ यहाँ पे प्रवेश कर रही है आपके पास में। चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे ताकत और दिशा जो है, कहीं न कहीं आपके पास में कणों की गति, उसकी धारा जो है आपके पास में, और कहीं न कहीं दूरी पर भी बदलती ही रहती है ना, कि आप कितना दूर हैं चुंबकीय क्षेत्र से, एग्जैक्टली कितनी दूरी पर है आपके पास में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं जो है आपके पास में, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं आपके पास में, ये हमेशा कहां से निकलती है? ये हमेशा आपके पास में उत्तरी ध्रुव से निकलकर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर किस तरफ चली जाएगी आपके पास में? लिखते चलो, शाबाश, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगी आपके पास में, है ना, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो दिशा पता चल गई आपके पास में, हमेशा इसकी दिशा क्या होगी? अगर उत्तरी ध्रुव यहां पे है तो यहां से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में ये प्रवेश करेगी आपके पास में। अब इस क्षेत्र की ताकत की बात करते हैं कि सर दिशा पता चल गया, अब इसकी शक्ति की बात करते हैं। तो शक्ति और दिशा जो है आपके पास में कणों की गति के ऊपर, धारा के ऊपर और दूरी के ऊपर प्रभावित करती है। किसके ऊपर है आपके पास में? जो विद्युत कण बताया ना हमने, कणों, विद्युत कणों की गति, उनकी धारा कितनी है आपके पास में, और उनकी दूरी कितनी है, इस पर निर्भर करती है।
ये चीज याद रख सकते हैं। अब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों आपके पास में, वो एक प्राकृतिक कंपास के रूप में भी देखा जा सकता है कि सर एक जो है आपके पास में एक ध्रुव दूसरे ध्रुव की यहां पे बात कर रहा है। अगर आप पृथ्वी पे कहीं भी हैं आपके पास में, तो हमारे पास में पृथ्वी अपने आप में एक मैग्नेट है, पृथ्वी अपने आप में ही क्या है, चुंबक है। तो अगर आप कोई भी मैग्नेटिक नीडल लेकर के बैठे रहेंगे, है ना, तो यहां पे अगर मैं कंपास लेकर के बैठूंगा तो वो हमेशा मेरे को यहां पे जो है उस मैग्नेट का नॉर्थ और इस मैग्नेट का साउथ जो है इस डायरेक्शन में रहेगा। अब आप कहेंगे कैसे सर? क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेट का यहां पे क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, साउथ, और इस तरफ क्या है आपका नॉर्थ। ये समझ में आया? तो अगर पृथ्वी का जो है दक्षिणी ध्रुव ऊपर है और उत्तरी ध्रुव जो है नीचे की तरफ है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, हमारे पास में जो हाथ में कंपास होगा, जो मोबाइल में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, जो मैग्नेटिक नीडल हो सकती है, हमेशा साउथ पोल कौन से पोल को अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ पोल को। तो आपके कंपास का जो बेसिकली जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो है वह इंगित होगा आपके पास में, यहां पे दिखाया जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र प्राकृतिक कंपास के रूप में भी देखा जा सकता है। आप लिखेंगे इसके अंतर्गत, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्राकृतिक कंपास के रूप में भी देखा जा सकता है। अच्छा, इसके उपरांत अगर मैं बात करूं आपके पास में इसका उपयोग क्या होगा, इसके दो उपयोग हो सकते हैं आपके पास में। एक, अगर मैं समुद्र में चल रहा हूं तो नौवहन में नेविगेशन में यूज कर सकता हूं, और दूसरा जो है कहीं भी बैठा हूं वहां पे मेरे को दिशा बोध करना हो कि भाई उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कंपास से, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। जिधर जो है कंपास का नॉर्थ आएगा और साउथ आएगा, यहाँ दिशा निर्धारण, दिशा बोध में भी मेरे को मदद करने वाला है। यहाँ तक ये क्लियर रहेगा आपके पास में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और शक्ति हमें पता चली। इसके उपरांत हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का आधार, कि क्यों ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका आधार अगर पूछ ले आपको यूपीएससी के अंतर्गत, तो कैसे उसका आंसर दिया जाए। देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का आधार है आपका डायनेमो सिद्धांत। डायनेमो सिद्धांत क्या कहता है आपके पास में, कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है पिघले हुए लोहे या निकल के कोर की गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है ना, यहां पे सीधे लिख सकते हैं, पिघले हुए लौह व निकल की गति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, सो पृथ्वी का भूचुंबकत्व क्यों है, क्योंकि लोहा जो है, निकल है, फेरस है, वो कहीं ना कहीं हमारे कोर में है, और जो कोर में जो निकल है, फेरस है, वो लगातार यहाँ पे क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, और इसी के घूर्णन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब दो चीजें आपके पास में डायनामो सिद्धांत में भी कि सर एक इनर कोर है, एक आउटर कोर है। पृथ्वी का आंतरिक कोर क्या है दोस्तों आपके पास में? पृथ्वी का आंतरिक कोर में क्या है कि भैया निकल है, फेरस है, पर यह ठोस है। क्या है? सॉलिड है। क्या है आपके पास में? ठोस है, सॉलिड है। अच्छा, जबकि आपका बाहरी कोर क्या है? बाह्य कोर जो है इस आंतरिक कोर के चारों तरफ, उसमें भी आपके निकल है, उसमें भी आपका फेरस है, परंतु वो क्या है? तरल है। वो क्या है आपके पास में? लिक्विड अवस्था के अंतर्गत है। अच्छा, यहां पे वो जब पिघला हुआ है तो यह बाहरी कोर जो है वह, उसका जो घूर्णन होता है, कहीं न कहीं बाहरी कोर का घूर्णन ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आप लिखेंगे, बाह्य कोर का घूर्णन ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहां तक सभी लोग क्लियर है?
तो चुंबकीय क्षेत्र का आधार क्या है? डायनामो सिद्धांत। क्या कहता है आपके पास में डायनामो सिद्धांत? कि कभी भी निकल और फेरस, कोई भी भारी धातु जो है आपके पास में, अगर वह गति करती है, अगर वह घूर्णन करती है, उस गति से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, पृथ्वी के चुंबकत्व का आधार। उसके उपरांत कहते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है वह ठोस है, बाह्य कोर जो है वो पिघला हुआ है, और जो बाह्य पिघला हुआ कोर है कहीं ना कहीं उसके घूर्णन के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो एग्जैक्टली तुम्हें अभी पता है, आइडिया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो इस बार पृथ्वी के चारों तरफ कहीं ना कहीं ये जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है मित्रों, इस चुंबकीय क्षेत्र के फलस्वरूप होगा क्या? देखिए, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी कई सारी चीजें जो है सरल होती। क्या होता है, हर चीज का कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का जो है उसके पीछे कारण होता है। एवरीथिंग हैज अ रीजन। जैसे कि हमारे पृथ्वी के अंदर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, इस बार इस चुंबकीय क्षेत्र का भी एक सोर्स है आपके पास में, वो हम समझ चुके हैं, कारण हम समझ चुके हैं। तो अब इसका प्रयोजन भी समझ लेते हैं। क्या मदद करता है? कि पृथ्वी को सौर विकिरणों और बाह्य जो ब्रह्मांडीय विकिरणों है उससे बचने में मदद करता है। तो लिखेंगे यह पृथ्वी को सौर विकिरणों व ब्रह्मांडीय विकिरणों से बचने में मदद करता है। ठीक है, इसके उपरांत क्या होगा आपके पास में? कई सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके साइंटिफिक यार्डस्टिक है, वैज्ञानिक मापदंड है, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा जियोमैग्नेटिज्म है, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट टेक्टोनिक्स की भी जानकारी दे सकता है। तो लिखेंगे आप लोग यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स की जानकारी देता है। मतलब रिसर्च में हमारे जो अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पृथ्वी का, कहाँ पे किस प्रकार जो है आपके पास में भूचुंबकत्व है, जियोमैग्नेटिज्म है, तो भूचुंबकत्व ऑब्वियसली कई सारी जानकारी प्रदान करने में हमें मदद करता है। लगातार अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी देता है। यही नहीं, स्पेस में हमें जो है सौर विकिरणों से, ब्रह्मांडीय विकिरणों से लगातार बचाए रहता है। सो अगर ये पृथ्वी के चारों तरफ ये मैग्नेटोस्फेयर या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, तो सूर्य से आने वाली ये विकिरण है, सोलार रेडिएशन है आपके पास में, ये बर्बाद कर देती है हमारे पृथ्वी को। या फिर आपके पास में गैलेक्टिक रेडिएशन या फिर ब्रह्मांड से आने वाली अन्य तारों से, अन्य गैलेक्सी, अन्य आकाश गंगाओं से आने वाली ये विकिरण पृथ्वी के वातावरण को कहीं कहीं जो परेशान कर सकती थी। धन्यवाद कि पृथ्वी घूम रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके फलस्वरूप जो है आपके पास में हम सूर्य से और अन्य ब्रह्मांड से आने वाले विकिरणों से लगातार बचे हुए हैं। ठीक है सर। अब जो मेजर मेजर चीज है हमने जान ली है, इसकी प्रक्रियाओं पे बात करते हैं। क्या है वो जान ली है, क्यों है वो समझते हैं। राइट, इसको थोड़ा सा आप और एक बार लिखने की कोशिश करेंगे कि उत्पत्ति के पीछे क्या क्या प्रक्रिया है। चुंबकीय क्षेत्र के पीछे जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहली उत्पत्ति के अंतर्गत कारण जो है आपके पास में हमको यहाँ पढ़ा कि कोर जो है पृथ्वी का वह गर्मी के कारण पिघली हुई अवस्था के अंतर्गत है, और वहां की सामग्री जो है वो तेजी से घूम रही है, रोटेट हो रही है, जिससे चुंबकीय धाराएं उत्पन्न हो रही है। तो लिखेंगे आपके पास में पिघली हुई सामग्री, लिखेंगे आप पिघली हुई सामग्री के तेज घूर्णन के कारण चुंबकीय धाराएं उत्पन्न हुई हैं आपके पास में। पहला तो ये लिखा आपके पास में प्रक्रियाएं क्या है। अब जो यहां पे चुंबकीय धाराएं हैं, उसके अलावा विद्युत धाराओं की भी तो बात कर सकते हैं कि जब भी कोई धातु पिघली हुई है आपके पास में और वो लगातार रोटेट कर रहा है, फास्ट स्पीड पे कहीं कहीं वो धाराएं रोटेट कर रही है, तो इसी के कारण कहीं न कहीं जो है विद्युत धाराएं भी उत्पन्न हुई है।
विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इस घूर्णन और प्रवाह के कारण, क्योंकि पृथ्वी लगातार रोटेट कर रही है, इन विद्युत धाराओं के प्रवाह से ही कहीं न कहीं चुंबकीय क्षेत्र इस घूर्णन व प्रवाह फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र बनता है। राइट, तो प्रक्रिया आप समझ गए। पहला है घूर्णन, फिर है विद्युत धारा, और तीसरा इस घूर्णन और प्रवाह के कारण ही, विद्युत धाराओं का प्रवाह के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अगर ये घूर्णन नहीं, ये पहली तो पिघली अवस्था में है, पिघली हुई सामग्री घूर्णन कर रही है, फलतः इलेक्ट्रिक कहीं न कहीं जो है विद्युत धाराएं बन रही है, अंत में जाते हुए उन विद्युत धाराओं का ही प्रभाव के फलस्वरूप जो है हमें चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो इसकी तीनों प्रक्रिया समझ गई। पहले आपके पास में पिघली सामग्री की गति है, विद्युत धाराओं का निर्माण है, और लास्ट में है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण। तीनों ही प्रोसेस आपने लिख लेने हैं, ठीक है। प्रोसेस तीनों समझ में आ गए। फिर अब हम आगे जाने के लेते हैं कि सर अब इसमें जो है दो पोल है, जैसे ये कहते हैं ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है ना। तो ध्रुव या पोल की क्या परिभाषाएं हैं आपके पास में? हम पोल किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं? जहां पे कोई चीज सबसे ज्यादा मजबूत होती है, राइट, उसे ध्रुव कहा जाता है। क्यों दोस्तों? यहां पे हम लोग को एक परिभाषा लिख सकते हैं कि चुंबकीय ध्रुवों की परिभाषा में लिखेंगे कि भूचुंबकीय ध्रुव, या फिर आपके पास में जियोमैग्नेटिक पोल्स क्या हो सकते हैं, वहां पे कहीं ऐसा स्थान जहां पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है सबसे मजबूत हो, वह स्थान जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत हो, उसे हम लोग क्या कह दे रहे हैं आपके पास में? उसको हम लोग भूचुंबकीय ध्रुव कह दे रहे हैं, उसको हम लोग जियोमैग्नेटिक पोल्स कह दे रहे हैं। या तो आपके पास में उत्तरी ध्रुव है और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। क्या होंगे आपके पास में? या तो है आपके पास में नॉर्थ पोल है, या फिर आपका दूसरा पोल कौन सा होगा? साउथ पोल है। अब ये याद रखना है आपके पास में कि यह ध्रुव जो है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यह समय समय पर परिवर्तन करते हैं। मतलब जहां पे आज भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, वो धीरे धीरे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा सकता है। जहां पे आज दक्षिणी ध्रुव है, वो बदल करके जो है आपके पास में उत्तरी ध्रुव की तरफ आ सकता है। चीजें समझ में आ रही है आपको? समय समय पर ये बदलते रहते हैं, चुंबकीय दिशाएं भी परिवर्तित होती हैं, है ना। और इसी फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं भी परिवर्तित होती हैं। तो जो आज आपको जो कहीं न कहीं जो है मैग्नेटिक साउथ पोल या है नॉर्थ पोल यहाँ लग रहा है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल लगातार क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। नॉर्थ साउथ पे आ सकता है, साउथ नॉर्थ पे आ सकता है, ध्रुवों का स्थानांतरण हो सकता है। क्या हो सकता है? ध्रुवों का स्थानांतरण हो सकता है। यानी चुंबकीय ध्रुव समय के साथ अपनी स्थिति बदलते हैं। समय के साथ ध्रुवों की जो स्थिति में परिवर्तन होता है, उसे ध्रुवों का स्थानांतरण कहा जाता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बीच में काफी डिफरेंस है, ये चीज और जान लीजिए, है ना। इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, एक डायग्राम बना लेता हूं सबसे पहले तो। जैसे कि ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। यह हम एक एक्सिस बना लेते हैं कि सर पृथ्वी जो है अपने ही एक्सिस के ऊपर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो ये है हमारे पास में अर्थ का कहीं न कहीं जो है हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल है। ये क्या है? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। हम लोग इसको क्या कह देते हैं? ये है आपका साउथ पोल, है ना। और इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं आपके पास में? ये है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर। यस और नो? अब इस चीज में एक और चीज याद रखना है कि यहाँ पे कहीं न कहीं आपके पास में ये आर्कटिक सर्कल, ये एंटार्क्टिक सर्कल है। एक चीज समझ लेना आप लोग कि जो हम अभी कहीं न कहीं बात किए हैं कि सर यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे होना चाहिए, पर अर्थ का जो है आपके पास में
अर्थ अगर एक मैग्नेट है तो उसका कहीं न कहीं आपके पास में साउथ पोल यहां हो सकता है और नॉर्थ पोल यहां हो सकता है। इसका क्या कहने का मतलब हुआ सर आपके पास में कि सर लगभग आपके पास में जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वो तो है यहां पे स्थित, ठीक है ना। मैग्नेटिक और आपके पास में जो हमारे पृथ्वी का जो है आपके पास में, जिसको हम लोग जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भौगोलिक नॉर्थ पोल या फिर जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, वो कहां पे है, इस लोकेशन पे लोकेटेड है आपके पास में। तो इन दोनों के बीच के अंदर डिस्टेंस हो सकता है। और अभी हमने कहा कि सर यहां पे आप लोग लिखेंगे कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और आपके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बीच में 800 किलोमीटर का डिस्टेंस हो सकता है। कितना डिस्टेंस हो सकता है, लिखेंगे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के मध्य 800 किलोमीटर का डिस्टेंस। दोस्तों थोड़ा कम डिस्टेंस नहीं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। 800 किलोमीटर का अंतर है। तो जब मैं ध्रुव ध्रुव कह रहा हूं तुम इसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव मत समझ लेना। हम जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव समझते हैं, पृथ्वी अपने एक्सिस पे जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यह है आपके पास में उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। परंतु पृथ्वी की जो मैग्नेट है आपके पास में, पृथ्वी का जो कहीं न कहीं चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें जो चुंबकीय आपके पास में उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है आपके पास में, वह इससे कहीं न कहीं आपके पास में लगभग 800 किलोमीटर दूर है। याद रखेंगे, यह दो चीजें हैं और दोनों में ही आपके पास में यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। ये है आपका ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये है मैग्नेटिक साउथ पोल, और यहाँ पे भी आपको ये डिस्टेंस देखने को मिलेगा 800 किलोमीटर। और हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरुजी ये जो चीज है आपके पास में, यह लगातार मैग्नेटिक पोल जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ये मैग्नेटिक पोल क्या कर रहे हैं आपके पास में, लगातार चेंज हो रहे हैं। मतलब ये नॉर्थ पोल एक बार साउथ पे आ सकता है, ये साउथ पोल नॉर्थ पे जा सकता है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में पहले भी ऐसा देखने को मिला है कि सर ये चुंबकीय निरक्ष, ये भौगोलिक निरक्ष जो है, ये आपस में कहीं न कहीं पलट चुके हैं। आज जो आपके पास में भौगोलिक आपके चुंबकीय नॉर्थ पोल जहां पे है, वहां पे कभी चुंबकीय साउथ पोल भी हुआ करता था, है ना, और भविष्य में ये वापस चेंज होता रहेगा आपके पास में। सो इसको अध्ययन करना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक रूप से जो है चुंबकीय ध्रुवों के परिवर्तन का अगर रिकॉर्ड का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो गोज विदाउट सेइंग हमारे पृथ्वी के इतिहास और भविष्य दोनों की जानकारी हमको मिल सकती है। तो इसके अंतर्गत एक और चीज आप लिखते हुए चलेंगे दोस्तों, कि भूचुंबकीय ध्रुवों का हम लोग क्यों अध्ययन करें। भूचुंबकीय ध्रुवों का अध्ययन जो है आपके पास में, वह करने का जरूरी इसलिए होता है, इससे हमें कहीं न कहीं जो है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास व भूगर्भिक भविष्य की जानकारी मिलती है कि सर पहले अगर कहीं न कहीं ये ध्रुवों का परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ था, अब परिवर्तन होगा तो क्या ऐसा ही वापस हो सकता है। तो एक वैज्ञानिक रूप से कहीं न कहीं रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो इसका क्या है आपके पास में, वैज्ञानिक रिकॉर्ड तैयार होगा हमारा, है ना। हम पृथ्वी को और बेहतर जानकारी ले पाएंगे आपके पास में। इसके अलावा क्या है, हम नॉर्थ और साउथ पोल को क्यों स्टडी करें। मैंने पहले ही कहा है आपके पास में कि जो हमारा नौवहन है, नेविगेशन जिसको हम लोग कहते हैं, नौवहन है, अंग्रेजी में इसको नेविगेशन लिखते हैं, नेविगेशन में मददगार है। यस और नो, नेविगेशन में डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहता है आपके पास में। और ये दोस्तों आज भी हो रहा है कि जो हमारा ये नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और जो साउथ पोल है वह नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इट इज हैपनिंग राइट नाउ, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। अब
हमारे पास में हम सोचते हैं कि सर आज जो हमारे ध्रुव है वही पृथ्वी का जो है नॉर्मल पोलैरिटी है, पर वो नहीं है। आज जो आप सोच के चल रहे हो ना कि गुरुजी यहाँ पे नॉर्थ नीचे लिख दिया, साउथ ऊपर लिख दिया, अरे भाई आज ये व्यवस्था है, बाद में ये चेंज हो सकती है। आज की यह व्यवस्था है, बाद में ये चेंज हो सकती है। मतलब आज जहां पे ज्योग्राफिक साउथ पोल है, भविष्य में नॉर्थ पोल वहां पे हो सकता है। राइट और रॉन्ग? तो यहां पे रिवर्स पोलैरिटी भी आपको देखने को मिल सकती है, और यही तो हमें मध्य महासागरीय कटक पे देखने को मिलता है, यही तो हमें मिड ओशनिक रीजेस पे देखने को मिलता है, यही तो हमें ओशनिक डाइवर्जिंग बाउंड्रीज के आसपास देखने को मिलता है कि जब भी हम उस एरिया के अंदर जाते हैं मध्य महासागरीय कटक के ठीक दूर दूर समान दूरी के ऊपर अगर हम लेफ्ट और राइट में देखें तो हमें इक्वल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की रॉक्स, चट्टाने देखने को मिलती हैं दोस्तों। सो दैट इज रियली गुड साइन कि हम कहीं न कहीं पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक भविष्य की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे अगर हम इस मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ पोल को अच्छे से स्टडी करें तो। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीजें बताई जा सकती है? हम इस चीज को एक और जानकारी में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। रिवर्स कर लेना, नॉर्थ की जगह साउथ पोल, साउथ की जगह नॉर्थ पोल, इसको एक शब्द में लिखना हो लिखेंगे मैग्नेटिक रिवर्सल। मैग्नेटिक रिवर्सल या भूचुंबकीय उत्क्रमण, हिंदी में लिखेंगे इसको उत्क्रमण। तो भूचुंबकीय उत्क्रमण क्या घटना है? जब चुंबकीय उत्तर और दक्षिणी ध्रुव अपनी स्थिति बदल लेते हैं। तो मेरे साथ में लिखो, लिखिए दोस्तों, सभी लिखेंगे। जब चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं, यानी नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल हो गया, साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेटिक, तो यहां पे हम इस स्थिति को चुंबकीय भूचुंबकीय उत्क्रमण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भूचुंबकीय उत्क्रमण लिखते हैं। अच्छा, हमने पहले ही कहा डायनेमो सिद्धांत के अनुसार ही चुंबकीय जो है आपके पास में क्षेत्र होगा। तो जहां पे भी चुंबकीय ध्रुव होंगे आपके पास में, वह एक समय के बाद में विपरीत दिशा में चले जाएंगे आपके पास में, और यह प्रक्रिया डायनेमो सिद्धांत के अनुसार होगी। तो याद रखना कि जो ये रिवर्सल भी होगा, ये प्रक्रिया क्यों हो रही है, क्यों आगे पीछे हो रहे हैं ये ध्रुव, ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसकी यह प्रक्रिया डायनेमो सिद्धांत के अनुसार हो रही है। ठीक है ना? अब अगर मैं देखूं कि सर ये कितने दिन में चेंज होता है, कितने महीने या कितने साल, तो दोस्तों बताना चाहूंगा इसका इतिहास। इसके इतिहास में आप लोग अगला पॉइंटर लिखने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के अंतर्गत पिछले 20 लाख वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय ध्रुव जो है आपके पास में, ये रिवर्स हो चुके हैं। ये जियोमैग्नेटिक उत्क्रमण देखने को मिला है, चुंबकीय उत्क्रमण देखने को मिला है, और चट्टानों में कहीं न कहीं जो है यह चुंबकीय रेखाएं आज भी उत्क्रमण के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो लिखेंगे पिछले 20 लाख वर्षों में कई बार भूचुंबकीय उत्क्रमण हो चुका है। वे पृथ्वी की चट्टानों में इनके प्रमाण आज भी रेखांकित है। जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे ना, तब यहां पे देखेंगे कि चट्टानों में आज भी चुंबकीय रेखाएं जो है संरक्षित है। कैसे हैं, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको उसके लिए। और देखो, जैसे मैं कहता हूं आज की तारीख में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, जैसे अभी मैं 2024 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो आप कहेंगे सर नॉर्थ पोल यहां पे है, साउथ पोल यहां पे, ठीक है। तो जब भी महासागरीय प्लेटों के अंतर्गत क्या होता है, जैसे मैं ये कहता हूं कि सर ये है आपकी अटलांटिक महासागर, ये कौन सा है आपके पास में?
अटलांटिक ओशन है, महासागर है, इनकी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है, ये है अपसारी प्लेट किनारे। इसमें क्या होगा कि जब भी इन अपसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत जब भी इन अपसारी प्लेट किनारों के अंतर्गत प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, फ्रैक्चर होकर के ये प्लेट आधी इधर जा रही है, आधी इधर जा रही है, लिथोस्फीयर खुल रहा है। पृथ्वी के नीचे क्या है, मैग्मा है ना, लावा है ना, क्या लावा बाहर आएगा, और वो जब लावा बाहर आएगा आपके पास में, तो यहाँ पे क्या बनाएगा वो लावा, वो लावा जो है चट्टान, एक तरीके की जो है रिज बनाएगा, जिसको चट्टान के कारण एक रिज या कटक का वह निर्माण करेगा, है ना। इसको हम लोग क्या नाम दे दे रहे हैं, मिड ओशनिक रिज, हिंदी में लिखेंगे इसको मध्य महासागरीय कटक। और जो ये मध्य महासागरीय कटक होगी, इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आज से 200 साल पहले के जो है मैग्मा का यहाँ पे चट्टाने देखने को मिलेगी। सपोज यहाँ पे मेरे को चट्टाने देखने को मिलती है आज से 200 साल पहले की, ठीक है ना। अब ये इसको पुश करेगा, ये इसको इधर धकेलेगा आपके पास में, ये थोड़ा और आगे जाएगा आपके पास में, तो इससे भी पुरानी चट्टाने जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेरे को 400 साल पुरानी चट्टाने देखने को मिलती है। ये और पुश करेगा, इससे भी पुरानी चट्टाने इससे और थोड़ा सा दूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूंगा तो सर इस एरिया में मेरे को और भी पुरानी चट्टाने देखने को मिलेगी। मतलब जैसे जैसे ये अपसारी प्लेट किनारे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, इस मध्य महासागरीय कटक पे हर बार एक नई चट्टान बन रही है, हर बार नई चट्टानें बन रही, पुरानी चट्टानों को धक्का देकर के पीछे सरका देती है। और जैसे जैसे यहाँ पे मैं इनके मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल के देखने की कोशिश करूंगा कि सर आज से पहले जो आपके पास में, मैं पिंक कलर वाले की कहता हूं सर, सपोज ये आपके पास में 400 साल पुरानी है, ये 300 साल पुरानी है, ये 200 साल पुरानी है, या 4000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी, इन चट्टानों को मैं कहीं न कहीं पैलियो मैग्नेटिक सिद्धांतों में लिख सकता हूं। कौन से हैं आपके पास में, पैलियो मैग्नेटिक प्रूफ जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के, जो हम पढ़ेंगे वहां पे समझ में आएगा कि सर यहाँ पे जो आपके पास में अगर नॉर्थ पोल इधर है तो इस वाले में भी नॉर्थ पोल इधर है, इस वाले में साउथ पोल इधर है तो इस वाले में साउथ पोल भी इधर है। ठीक ऐसे ही इसके अंतर्गत भी अगर देखा जाएगा कि सर इधर इसमें साउथ पोल देखने को मिला था तो इधर नॉर्थ पोल था आपके पास में, तो इधर भी इधर साउथ पोल था, इधर नॉर्थ पोल था। इस ब्लू वाली चट्टानों में देखने को मिलेगा आपके पास में कि नहीं सर नॉर्थ पोल इधर था तो इसमें भी नॉर्थ पोल नॉर्थ में है, इधर साउथ पोल यहाँ पे तो इधर साउथ पोल यहाँ पे। मतलब मैं मध्य महासागरीय कटक से समान दूरी पे जो चट्टाने देखूंगा, जो एक कालखंड में, एक टाइम पीरियड में, जैसे ये ब्लू वाली 1000 साल पुरानी है, हरी वाली जो है वो 2000 साल पुरानी है, पिंक वाली है 3000 साल पुरानी है, ये अलग अलग लावा के द्वारा बनी हुई। तो जो लावा है वो क्या है दोस्तों आपके पास में कि गुरुजी जो लावा है या आपके पास में जो मैग्मा है सर, वो तो पिघली हुई चट्टाने हैं, वो तो कहीं न कहीं पिघली हुई चट्टाने हैं सर आपके पास में। तो जो ये पिघली चट्टाने हैं, क्या वो आगे आकर के धीरे धीरे ठोस भी हो जाएगी? यस। पर वो ठोस होते टाइम अपनी जो क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल्स को कहीं न कहीं पृथ्वी के जो उस वक्त के पृथ्वी के अभी के अनुसार, जैसे 4000 साल पहले कैसे पृथ्वी का जो है चुंबकीय क्षेत्र का, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अनुसार जो है उसका क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टलीकरण करेगा, क्रिस्टलीकरण होगा, है ना। सो आज भी हमारे पास में उस रॉक्स के अंदर उस टाइम अगर हमारा नॉर्थ पोल इधर था और साउथ पोल इधर था तो उन चट्टानों में उसके इम्प्रिंट देखने को मिलते हैं। तो जो देखो हमने अभी एक लाइन लिखी ना यहाँ पे कि पिछले 20 लाख वर्षों में कई बार भूचुंबकीय उत्क्रमण हो चुका है, 20 लाख वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है कि कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ हमें ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। तो भूचुंबकीय उत्क्रमण जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम मैग्नेटिक कहीं न कहीं रिवर्सल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज हैपनिंग, ये अभी भी हो रहा है, आने वाले भविष्य में लाखों वर्षों तक भी होता रहेगा। तो इसको यूं मत समझिएगा हे भगवान क्या हो जाएगा, पृथ्वी प्रलय मच जाएगी, नहीं।
पर चट्टानों में आज भी यह रेखांकित है, इसके प्रमाण आज भी रेखांकित है। जब भी हम अटलांटिक ओशन या किसी भी महासागर के अंतर्गत मध्य महासागरीय कटक से समान दूरी पे जाएंगे, समान उम्र की चट्टानें मिलेगी और हर चट्टान में एक सेम लेवल का मैग्नेटिक फील्ड है। पर उससे ठीक थोड़ा सा दूर जाएंगे तो हमें एक अलग प्रकार का चुंबकीय रेखाएं, अलग प्रकार के चुंबकीय ध्रुव के प्रति कहीं न कहीं, उनके स्थिति के बदलने के प्रति कहीं न कहीं, चुंबकीय उत्क्रमण के प्रति जो है वह इशारा करती है। तो समझ में आया आपके पास में कि आज भी उनके अंतर्गत जो है चट्टानों में वह संरक्षित है, चुंबकीय क्षेत्र उसके प्रमाण संरक्षित है। मतलब पृथ्वी के इतिहास में अभी तक कई बार यह चुंबकीय उत्क्रमण हुआ है और भविष्य में भी होता रहेगा। तो समय समय पे यह चुंबकीय उत्क्रमण जो है वह होते रहते हैं। अच्छा, लाखों वर्ष में है आपके पास में, एक एक बार होते हैं आपके पास में लाखों वर्षों में होते हैं और बहुत ही फास्ट नहीं है कि एकदम धड़ल्ले से सुबह उठते ही जो है नॉर्थ साउथ की जगह आ गया है ना, ऐसा नहीं है। ये जो चुंबकीय उत्क्रमण होगा, जो कहीं न कहीं मैग्नेटिक रिवर्सल होगा, यह प्रक्रिया बहुत ही धीरे है। धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। मतलब कई लाखों वर्षों में होंगे और वापस अगले लाख वर्ष के बाद में ये लगातार जो है नॉर्थ पोल जो है साउथ पोल तक आने में कई लाखों वर्ष लग जाएंगे और वापस इसी नॉर्थ को वापस साउथ तक आने के लिए या साउथ को वापस नॉर्थ तक जाने में वापस लाखों वर्ष लग जाएंगे। मतलब ये सडन प्रोसेस नहीं है, या अचानक होने वाली प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अब ये तो भू चुंबकत्व के बारे में काफी कुछ हुआ। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत आगे की जानकारी, जैसे कंपास क्या होता है। कंपास दोस्तों एक यंत्र है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके दिशा का निर्धारण करता है। लिखिए, कंपास एक यंत्र है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके दिशा का निर्धारण करता है। अच्छा, जो ये दिशा का निर्धारण करता है तो इसके अंतर्गत हमेशा एक एक सुई होती है, मेटेलिक आपके पास में जो है पिन होती है, वो हमेशा उत्तरी ध्रुव की तरफ संकेत करती है। तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूं कि यह चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करता है? यस सर, यह लिख सकता हूं कि यह चुंबकीय और संकेत करता है। अच्छा, वास्तविक और चुंबकीय उत्तर दोनों हमको अलग अलग पता है ना कि सर, एक तो भौगोलिक उत्तर है और एक है आपका चुंबकीय उत्तर। कंपास जो है वो किसको बताएगा? कंपास चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करता है। ठीक है ना। भौगोलिक उत्तर की ओर नहीं संकेत करता है, याद रखना। तो भौगोलिक उत्तर से तो कहीं न कहीं ये भिन्न है। लिखा देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कभी भी। जो भौगोलिक उत्तर से भिन्न है। तदुपरांत हम इस कंपास का फिर भी क्यों यूज कर रहे हैं? इसका अंतर कहीं न कहीं जो है हम नौवहन के अंतर्गत ध्यान में रखें। सो यह याद रखना है आपके पास में, यह नौवहन में उपयोगी है। तो याद रखना है आपके पास में कि जब भी हम नॉर्थ देख रहे होते हैं तो हम अगर कंपास की सहायता ले रहे हैं तो हम चुंबकीय उत्तर देख रहे होते हैं, वो भौगोलिक उत्तर से भिन्न होता है और इस अंतर को नौवहन में ध्यान में रख के चलना चाहिए आपके पास में, है ना। कभी ऐसा नहीं हो जाए कि तुम कंपास लेकर के चल रहे हो और वो जो नॉर्थ दिखा रहा है कि नहीं सर, पृथ्वी का नॉर्थ तो अलग है। तो याद रखना कि सर, जो ट्रू नॉर्थ है और मैग्नेटिक नॉर्थ है, जो भौगोलिक उत्तर है और जो चुंबकीय उत्तर है, वो दोनों ही अलग है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? हमने बताया 800 किलोमीटर का। अब यह जो चेंज है आपके पास में भूचुंबकत्व का, कंपास के महत्व की बात भी करता है आपके कि सटीक दिशा का निर्धारण करने के लिए वायवीय नौवहन में, समुद्री नौवहन में यह मदद करता है। तो गोज विदाउट सेइंग, यह मैं लिख सकता हूं यहां पे कि यह
वायवीय एवं समुद्री नौवहन में उपयोगी। ऑब्वियसली कंपास का महत्व हमें पता होना चाहिए कि दिशाओं का सटीक निर्धारण करने में ये हमारी मदद करता है। बट हमें एक और चीज यहाँ पे पता चलनी चाहिए कि सर हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ के बीच का दूरी है 800 किलोमीटर। ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो हम एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात जिसको हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लिखना शुरू करिए। चुंबकीय दिक्पात वह कोण है जो चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बीच में बनता है। वह कोण जो चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बीच बनता है। कैन यू सी दैट? ये हमारा चुंबकीय उत्तर है आपके पास में, ये चुंबकीय उत्तर है लाल लाइन, और ये भौगोलिक उत्तर है आपके पास में कहीं न कहीं। तो ये चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या चुंबकीय दिक्पात कहते हैं दोस्तों आपके पास में। और पृथ्वी के ऊपर हमको एक चीज याद रखना है कि विभिन्न विभिन्न स्थानों पर चुंबकीय दिक्पात अलग अलग हो सकता है, ये कोण अलग अलग हो सकता है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर चुंबकीय दिक्पात कोण अलग हो सकता है। अब इसका महत्व क्या हो सकता है? हम जब भी नौवहन यानी नेविगेशन की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह हमको जाना है, दिशा की बात करेंगे हम लोग, तो जो चुंबकीय दिक्पात है आपके पास में, जो ये एंगल है, ये कोण है, इसके समायोजन की आवश्यकता जरूर पड़ती है कि एग्जैक्टली हमारा नॉर्थ पोल, जो भौगोलिक नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से कितने कोण के, कितना कोण बना रहा है, तो उसके आधार पे कहीं न कहीं जो है हम दिक्पात का समायोजन करेंगे ताकि दिशा का सही निर्धारण कर सके आपके पास में। तो लिखेंगे नौवहन में, मतलब नेविगेशन की बात करें, चुंबकीय दिक्पात का हमें कोण पता होना चाहिए, मतलब उसका समायोजन करना है, उसे कैलकुलेट में यूज करना, समायोजन आवश्यक है। अच्छा, ये आवश्यक क्यों हुआ आपके पास में? ताकि सही दिशा का निर्धारण कर सके, ताकि सही दिशा का निर्धारण किया जा सके, है ना? अच्छा, यहाँ पे हर स्थान का अलग अलग है आपके पास में, यह कहीं न कहीं जो है इसकी भिन्नता रहती है। हमने कहा पृथ्वी के अंदर अलग अलग जगह पे मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के अंदर जो कोण है वो अलग अलग रहने वाला है, तो यह भिन्नता स्थान और समय के अनुसार बदलती रहेगी। मतलब आज मैं जो कह रहा हूँ, सपोज हम बात करते हैं लगभग 70 डिग्री नॉर्थ के आसपास में, तो वहां पे जो ये चुंबकीय दिक्पात होगा वह कहीं न कहीं जो है 80 डिग्री से भिन्न होगा, 80 डिग्री नॉर्थ से भिन्न होगा, वह कहीं न कहीं आपके पास में इक्वेटर से भिन्न होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, आज जो दिक्पात बन रहा है वो आज से 10,000 साल बाद में जो है कहीं न कहीं उससे अलग होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि उस वक्त हमारा चुंबकीय नॉर्थ और साउथ जो है वो कहीं न कहीं पोल्स चेंज हो चुके होंगे। सो गोज विदाउट सेइंग, हमारे पास में इस मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इस चुंबकीय झुकाव की भी हमें बात करनी चाहिए। अब हमें यह पता जरूर है आपके पास में कि जैसे पृथ्वी जो है आपके पास में अपने अक्ष पे झुकी हुई है, एक चुंबकीय झुकाव की भी हम बात करते हैं, मैग्नेटिक झुकाव या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की हम लोग बात समझते हैं। हमने कहा कि सर उत्तरी ध्रुव जहां पे सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र ताकतवर है, वहां से रेखाएं निकलती हैं और वो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचती है। सर समझ में आई? तो ध्रुव समझ ली। अब ये जो रेखाएं निकल रही है, चुंबकीय रेखाएं निकल रही है उत्तरी ध्रुव से, वो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच रही है, ठीक है सर। पर
वह कोण जिसमें चुंबकीय रेखाएं कहीं न कहीं पृथ्वी की सतह पे आ रही हैं, पहुंच रही हैं, तो वह कुछ कोण बना रही होगी ना। तो लिखिए आपके पास में चुंबकीय झुकाव क्या है? चुंबकीय झुकाव या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन वह कोण है दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं पृथ्वी की सतह पे बनाती है आपके पास में। तो जो पृथ्वी की सतह पे कहीं न कहीं मिलेगी, जैसे पृथ्वी की सतह है और ये चुंबकीय रेखाएं आकर के उस पे किस एंगल पे, किस कोण पे मिल रही है? 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, 60 डिग्री, 45 डिग्री है या 510 डिग्री आपके पास में। तो ये कोण पृथ्वी के चुंबकीय अक्षांश के अनुसार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? डेफिनेटली। तो वह कोण जिसमें लिखे, वह कोण जिसमें चुंबकीय रेखाएं पृथ्वी की सतह से मिलती है। तो अर्थ की सतह से कहीं न कहीं मिलने पर जो कोण बनाया जाता है उसकी बात की जा रही है। सो गोज विदाउट सेइंग, यहां पे एक अलग कोण बनेगा, यहां अलग कोण होंगे, यहां अलग कोण होंगे, यहां अलग कोण होंगे, पर लगातार ऑब्वियसली यह पृथ्वी की सतह पे कुछ कोणीय दूरी तो बनाएगी। तो चुंबकीय झुकाव जो है वो नौवहन में भी यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी यूज किया जाता है, जैसे दिक्पात यूज किया था वैसे ये भी यूज होगा। विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में यहाँ पे जो है यह अधिक झुकाव होता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में आपके पास में थोड़ा सा स्लाइंटिंग रहेगा ना आपके पास में, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक झुकाव होता है। और इस चुंबकीय झुकाव का अध्ययन जो है हमें भूगर्भीय क्षेत्रों को, तो ऑब्वियसली यहां पे लिखेंगे आप नौवहन में यह कहीं न कहीं उपयोगी होगा आपके पास में, और भू गर्भीय घटनाओं को समझने में, है ना। सो आप भूगर्भीय घटनाओं को भी इसके माध्यम से समझ पाएंगे। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि सर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक पहुंचने के लिए आपके पास में कई सारी आपकी क्या निकल रही है लगातार, ये पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली चुंबकीय रेखाएं हैं। और ये जिस कोण पे, जिस एंगल डिस्टेंस के ऊपर, देखो जैसे 90 डिग्री है ये आपके पास में, यहाँ पे और एंगल अलग है, यहाँ कॉल एंगल है, तो हर अक्षांश पे, हर आपके पास में जो अक्षांश हैं, है ना, पृथ्वी से कहीं न कहीं इक्वेटर से अलग अलग दूरी के ऊपर यह एंगल जो है, यह कहीं न कहीं कोण जो है, दूरी जो है वो थोड़ा सा डिप जो है वह अलग होने वाला है। ये क्लियर हो गया। सो मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल सर, नेविगेशन में है, अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और कहाँ इंपॉर्टेंट है सर? प्राकृतिक जीवों के लिए भी। पृथ्वी की इसी मैग्नेटिज्म के साथ ही तो कहीं न कहीं पृथ्वी पे जीवों का उद्भव हुआ है। हाँ, सो चुंबकीय संवेदनशीलता, अगला टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक सेंसिटिविटी। अब चुंबकीय संवेदनशीलता क्या होती है कि सर पृथ्वी के ऊपर एक पंछी से लेकर के, जैसे हमारे शार्क्स होती हैं आपके पास में, जैसे हमारे पास में आपने सुना होगा कई सारी ऐसी मछलियां हो सकती हैं आपके पास में, जैसे कछुए हो सकते हैं, जैसे पक्षी हो सकते हैं। तो पक्षी हैं, मछलियां हैं, कछुए हैं, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। तो लिखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि खाली हम ही इसे यूज नहीं कर रहे, और भी यूज कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे सभी तो नहीं, पर कुछ जीव जैसे कछुए, टर्टल, कछुए, मछलियां और पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके दिशा निर्धारण करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके अंतर्गत बेसिकली यह प्रक्रिया पाई जाती है कि वो अपने प्रवास के दौरान अपने व्यवहार में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए, और यह कहीं न कहीं उनके प्रवास में और उनके व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कई पक्षी जो है आपके पास में साइबेरिया से उड़ करके हमारे राजस्थान में आ जाते हैं, केवलादेव के अंतर्गत।
कई टर्टल्स जो है आपके पास में अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन घूम करके हमारे जो है उड़ीसा के तट के ऊपर, भितरकनिका के ऊपर आकर के जो है अपने अंडे देने आ जाते हैं। मतलब पूरा दुनिया घूम के कैसे उसको पता है कि भाई हर बार यही अंडे देने आना है, यही नेस्टिंग करनी। तो उनके माइग्रेशन, उनके प्रवास, उनके व्यवहार के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी वो अपने आप ही कहीं ना कहीं सेंस कर पाते हैं। अच्छा, यहाँ मैग्नेटिज्म फील्ड ये दिशा ये है, उनको पता होता है। अच्छा, क्या हम इसका विज्ञान में भी उपयोग करते हैं? यस सर, मैग्नेटिक सेंसिटिविटी का हम लोग कहीं ना कहीं जो है जैविक विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी में भी महत्वपूर्ण अध्ययन करते हैं। क्योंकि प्रवासी जीवों, जो जीव एक जगह नहीं रहते, कहीं ना कहीं माइग्रेट करते हैं, प्रवासी जीवों के कहीं ना कहीं जो आपके पास में उसकी सेंसिटिविटी होती है, उनका व्यवहार जो होता है आपके पास में के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। सो गोज विदाउट सेइंग, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि कैसे बर्ड्स एक जगह से उड़ करके जो है पूरी दुनिया क्रॉस करके, साइबेरिया, रशिया से यूरोप, मंगोलिया, चीन छोड़ करके भारत में आ जाते हैं। वापस यहां पे एक समय बिताने के बाद में वापस जो कहीं की प्रवास वापस अपने घरों की तरफ, कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल आपके पास में? अच्छा, यही नहीं, आपके पास में आपने कई मछलियों को देखा होगा, ये मछलियां भी हैं आपके पास में, वो पर्टिकुलरली सी का एक रूट जो है प्राप्त करती है आपके पास में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कहीं रहती है, फिर वापस और कहीं जाती है। तो कछुए हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, मछलियां हैं, यह कहीं ना कहीं भूचुंबकीय संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों आपके पास में। और यहाँ पे कछुओं का भी हम लोग जो है एग्जाम्पल महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे आगे आने वाले में। अब ये तो हो गया पृथ्वी के ऊपर, इससे बाहर बात करते हैं। एक और कंसेप्ट है आपका मैग्नेटोस्फेयर। देखिए, मैग्नेटोस्फेयर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। मैग्नेटोस्फेयर वह क्षेत्र जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। वह क्षेत्र जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। अच्छा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण पृथ्वी के चारों तरफ जो एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उसे मैग्नेटोस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया है, जो पृथ्वी को सौर पवनों से, ब्रह्मांडीय विकिरणों से रक्षा करता है। पहले भी लिखवाया है मैंने, ठीक है ना। तो इसका कार्य क्या होगा? पृथ्वी को सौर पवन और ब्रह्मांडीय विकिरणों से ये हमारी रक्षा करता है। कैसे करता है? आपके पास में उन ब्रह्मांडीय किरणों को यह अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? सौर पवनों और ब्रह्मांडीय विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे इसका एक और भी महत्व होगा कि जैसे भविष्य में मैं कोई अंतरिक्ष यान यहां पे भेज देता हूं आपके पास में, कोई उपग्रह भेज रहा हूं आपके पास में, तो वो भी पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर का कहीं के अध्ययन करेगा, ताकि हमारे पास में हम विकिरणों से भी महत्वपूर्ण जानकारी जो प्राप्त कर सके। विकिरणों से कहीं के सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारी पृथ्वी जो है इन विकिरणों से, अगर हमारी पृथ्वी सूर्य की इन विकिरणों से, है ना, अगर सफलतम तरीके से जो है आपके पास में सुरक्षित नहीं रहेगी तो खतरनाक है। सो विज्ञान में इसका क्या महत्व होगा? विज्ञान के महत्व के अंतर्गत लिखेंगे कि जो हमारे अंतरिक्ष यान है, जो हमारे उपग्रह हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो है इनका मैग्नेटोस्फेयर का अध्ययन महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें विकिरणों से हम लोग जो है सुरक्षित कर सकें। अंतरिक्ष यान और हमारे जो छोटे गए मैन मेड जो सैटेलाइट्स है ना, कृत्रिम उपग्रह लिखेंगे आप, कृत्रिम उपग्रहों की सुरक्षा के लिए मैग्नेटो स्फीयर की जानकारी या अध्ययन महत्वपूर्ण है ना। सो कैसे हमारे पास में विकिरणों से यहाँ पे हम सुरक्षा कर सकेंगे, क्योंकि सौर विकिरणें तो बहुत ही खतरनाक है, इन सैटेलाइट्स को बर्बाद कर सकती हैं।
तो अगर हम मैग्नेटोस्फीयर को अच्छे से समझ ले कि कैसे मैग्नेटोस्फीयर सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है, कैसे ये जो है अंतरिक्ष के ब्रह्मांडीय कणों को अवशोषित कर लेता है, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे तरीके से भविष्य में हम हमारे सारे अंतरिक्ष यान और सारे कृत्रिम उपग्रहों की रक्षा कर पाएंगे। यस और नो? सो ये हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, पृथ्वी के इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमें ऑरोरा भी देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये ऑरोरा क्या होता है, व्हाट इज ऑरोरा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा सिखा दीजिए, समझा दीजिए। लीजिए मैं आपको सिखा देता हूं उसकी भी कुछ जानकारी। यहां पे थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं, माफ कीजिएगा मित्रों, यहां पे राइट। ऑरोरा जो है दोस्तों आपके पास में, यह कहीं न कहीं नॉर्दर्न लाइट्स या उत्तरी प्रकाश के रूप में भी इसको जाना जाता है, और ऑरोरल लाइट्स भी कहीं न कहीं हम इसको कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर लगातार यह देखने को मिलेगा आपके पास में। हमारे पृथ्वी के आकाश में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसपास में यह ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अगर देखने को मिले तो हमारे नदन पोल्स पे देखो, ये पूरा का पूरा सदर्न पोल्स पे भी इस प्रकार का प्रकाश देखने को मिलता है। इसी प्रकाश को, रंगीन प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय रोशनी कहते हैं, ऑरोरा कह देते हैं। हमारा चुंबकीय क्षेत्र सौर पवनों के कहीं न कहीं जो है परस्पर क्रिया करता है और उससे उत्पन्न होता है यह रोशनी, और इसी रोशनी को हम लोग उत्तरी ध्रुव पे उत्तरी रोशनी, दक्षिणी ध्रुव पे दक्षिणी रोशनी कहते हैं आपके पास में। उत्तरी ध्रुव वाली को हम ऑरोरा बोरेलिस कह देते हैं, दक्षिणी ध्रुव वाली को हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कह देते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि क्या होता है ऑरोरा, उसकी परिभाषा। ऑरोरा या ध्रुवीय रोशनी, ऑरोरा का दूसरा क्या नाम है आपके पास में, ध्रुवीय रोशनी। अच्छा, इस ध्रुवीय रोशनी का कहीं न कहीं जो है यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है ना, ध्रुवीय रोशनी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व सौर पवनों के परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो ध्रुवीय रोशनी क्यों पैदा हुई आपके पास में, सौर पवनें कहीं न कहीं जो है हमारे इस पृथ्वी के चारों तरफ, जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पे लगातार चुंबकीय क्षेत्र से रिएक्शन करती है, और उत्तरी रोशनी और दक्षिणी रोशनी जो है वह कहीं न कहीं पैदा करती है। ठीक है ना, तो उत्तरी या उत्तरी मतलब नॉर्थ पोल पे, दक्षिणी मतलब साउथ पोल पे, वह दक्षिणी रोशनी उत्पन्न होगी उससे। ठीक है। अच्छा, जो उत्तरी ध्रुव के आसपास में है, इसको हमने नाम दे दिया है आपके पास में ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस। जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास में पैदा होगी, इसको नाम दे दिया है आपने ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये नॉर्थ पोल के आसपास में है, ये साउथ पोल के आसपास में देखने को मिलेगा, यह दोनों ही आपको लिख देना है दोस्तों। अब इनका निर्माण कैसा होता है, एक मैं डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूं। ऑरोरा फॉर्मेशन, सूर्य से लगातार कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, सूर्य से लगातार चार्ज पार्टिकल्स जो है, आवेशित कण जो है लगातार सूर्य की, पृथ्वी की तरफ और अन्य ग्रहों की तरफ आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों तरफ है मैग्नेटोस्फेयर, इस मैग्नेटोस्फेयर से पृथ्वी लगातार बची हुई, क्योंकि अवशोषित ये जो कण है चार्ज पार्टिकल को यहां पे मैग्नेटोस्फेयर अवशोषित कर लेता है। ठीक है सर, पर यहां पे देखेंगे आप लोग कि सर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां पे देखने को मिलेगा, सर नॉर्थ से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, अगेन यहां पे भी नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। पर सबसे कमजोर कहां पे है आपके पास में, ये कस्प है, ये खड्डा है, ये छिद्र के रूप में देखने को मिल रहा है, यहां पे सबसे कम है। तो जो ये चार्ज पार्टिकल्स है ये कहीं कहीं पहुंचते हैं इस मैग्नेटिक कस्प में, कहां पे पहुंचते हैं आपके पास में, मैग्नेटिक कस्प में। यहां पे पहुंच करके उच्च वायुमंडल में, अपर एटमॉस्फेयर में
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों के साथ में रिएक्ट करते हैं, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज पार्टिकल, ये आवेशित कण। और वहां पे कहीं न कहीं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत कहीं न कहीं रिएक्शन के कारण एक प्रकाश फोटोन का उत्सर्जन होता है और हमें देखने को मिलता है को यहाँ पे ऑरोरा लाइट। तो जो सूर्य से आने वाली कहीं न कहीं चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक स्फीयर के आसपास से कहीं न कहीं जो है बच जाते हैं, पर इस उत्तरी ध्रुव और इस दक्षिणी ध्रुव पे जो पोलार कस्प है, जो मैग्नेटिक कस्प है, उसमें एंटर कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे अंदर एंटर कर गए। और जैसे एंटर करते हैं, हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जो है वह सौर पवने के जो कण हैं वो कहीं न कहीं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से टकराते हैं और विभिन्न रंगों की रोशनी उत्पन्न करते हैं। इसी घटना को हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के अंतर्गत भी कहीं न कहीं सहायतार्थ मान सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आप लिखेंगे कि सौर पवने ठीक है। सो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्रिया करके फोटोन, फोटोन मतलब प्रकाश का उत्पन्न और अलग अलग तरह का प्रकाश देखने को मिलेगा हमको, है ना। और जो प्रकाश है, जो फोटोन है आपके पास में, वही ऑरोरा लाइट्स कहलाती है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कस्प के चारों तरफ उत्पन्न होगी और यहाँ पे जनरली वह ध्रुव के चारों तरफ दिखाई देती है। ठीक है, सो सूर्य से आने वाले सौर विकिरणें, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर नहीं कर सकते, पर जहां जहां मैग्नेटिक कस्प हैं, चुंबकीय कस्प हैं, वहां पे ये आवेशित कण, ये चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं। पृथ्वी के उच्च वातावरण में जो ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है, उससे रिएक्ट करके यह फोटोन उत्सर्जित करते हैं और यही फोटोन को हम लोग कहीं न कहीं प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। अलग अलग कलर का प्रकाश होता है अब हमारे पास में। जैसे अब ये प्रकाश जो है आपके पास में अलग अलग कलर का क्यों होगा, कहीं हरा दिख रहा है, कहीं नीला दिख रहा है, कहीं लाल दिख रहा है। जैसे कि जब भी रेड होता है ना, इसमें लिखेंगे जब भी रेड होता है इसका मतलब है आपके पास में वहां पे क्या है, ऑक्सीजन है आपके पास में। अच्छा, कभी भी ब्लू हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ आपके पास में, ब्लू का मतलब हुआ आपके पास में नाइट्रोजन से रिएक्शन चल रही है। किससे रिएक्शन चल रही है आपकी, नाइट्रोजन से रिएक्शन कर रही है। दूसरा और ग्रीन कलर हो सकता है, ग्रीन होता है मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन, यहां पे है O2 और अगर यहां पे ग्रीन है, देखो ग्रीन कलर भी दिख रहा है आपको, ग्रीन का मतलब हो गया मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन, मतलब अब खाली ऑक्सीजन का सिंगल कण ही है आपके पास में। तो हाइड्रोजन हीलियम हुआ आपके पास में, पर्पल और ब्लू दिखाई देता है। क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन और हीलियम है अगर वहां पे, तो उसके कारण पर्पल बैंगनी कलर
और ब्लू नीला कलर दिखाई देता है। तो जो नीला और बैंगनी कलर कहीं भी दिखाई दे रहा है ना, कि वो हाइड्रोजन और हीलियम जो हमारे वातावरण में उससे रिएक्ट कर रही है आपके पास में, कहीं पिंक है, कहीं ऑरेंज है, कभी येलो देखने को मिल रहा है। तो यह परस्पर जितने भी हमारे वातावरण में गैसेस हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है आपके पास में, है ना, आप मोनो एटम है, डाई एटम है, एक है या फिर दो एटम के अंतर्गत है, दूसरा है आपके पास में हाइड्रोजन है, हीलियम, इनसे रिएक्ट करती है। और यहाँ पे ऑरोरा जो कि आपके पास में कलर्स ऑफ लाइट से वो आती है फोटोन से, और फोटोन रिलीज होते ही यहाँ पे ये प्रकाशमय रात्रि हमें देखने को मिलती है। ऑरोरा लाइट्स बहुत ही खूबसूरत होती है। कभी भी तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना तो जरूर जाकर के देख के आना, ऑरोरा लाइट बहुत ही प्यारी दिखती है आकाश के अंतर्गत, ठीक है ना। ये देखो, ये इस प्रकार, ये देखो, इजंट इट ब्यूटीफुल। सोचो तुम अगर उत्तरी ध्रुव पे हो, ये दिख रहा है, दक्षिणी ध्रुव पे हो, ये दिख रहा है, रात को दिख रहा है, दिन में दिख रहा है, एकदम शानदार आकाश देखने को मिल रहा है ना। हमारे लिए कुछ भी खतरा नहीं है इससे, जस्ट देख ऑरोरा लाइट्स आर सो ब्यूटीफुल। अब इस ऑरोरा लाइट्स के बाद में हम लोग जानकारी लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप सभी विद्यार्थी वैन एलन बेल्ट। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक? वैन एलन बेल्ट। वैन एलन बेल्ट क्या है कि पृथ्वी के चारों तरफ सर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है सर, पर यह क्या लगातार सौर विकिरणों को अवशोषित कर रहा है। अभी हमने बताया कि सर सूर्य से आने वाली सौर विकिरणों को यहाँ पे यह मैग्नेटिक क्षेत्र अवशोषित करता रहता है। ओके, तो जो ये ऊर्जावान कणों को कहीं न कहीं अवशोषित कर रहा है, मुख्य तौर पे दो पट्टियां बन रही, मैंने कहा था एक अंदर पट्टी बन रही है, एक बाहर पट्टी बन रही है। एक पट्टी अंदर बन रही है, एक पट्टी बाहर बन रही है। तो इन बेल्ट्स को, इन प्रमुख पट्टियों को जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र जब ऊर्जावान कणों को कहीं न कहीं अवशोषित कर देती है उसके कारण पैदा हो रही है, इन्हीं को हम कहीं न कहीं वैन एलन बेल्ट कहते हैं। तो सोल कहीं न कहीं ये बेल्ट है, सौर पवनों के ऊर्जावान कणों को अवशोषित करती है। तो लिखना शुरू करेंगे कि वैन एलन बेल्ट क्या है। वैन एलन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर ऊर्जावान कणों की दो प्रमुख पट्टियां हैं। पृथ्वी के चारों ओर ऊर्जावान कणों की दो प्रमुख पट्टियां हैं। अच्छा, इन पट्टियों में क्या होता है आपके पास में कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कहीं न कहीं ये उत्पन्न हो रही है। जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज कि ये जो बेल्ट है वो कैसे बना, कि यह बेल्ट सौर पवनों के ऊर्जावान कणों को अवशोषित करता है, ये भी लिख देना। तो जो हमारा वैन एलन बेल्ट है, ये जो बेल्ट है सौर कणों को अवशोषित करते हैं, यह बेल्ट सौर पवनों के ऊर्जावान कणों को अवशोषित करते हैं। यह बेल्ट सौर पवनों के ऊर्जावान ऊर्जावान कणों को यह अवशोषित करते हैं दोस्तों आपके पास में। अच्छा, इसके फलस्वरूप कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी? पृथ्वी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे आपकी चुंबकीय रेखाएं, और ये चुंबकीय रेखाएं लगातार क्या कर रही हैं? सोलार विंड से पृथ्वी की रक्षा कर रही हैं, और इन सोलार विंड से जो आवेशित कण आ रहे हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर देती है। और जब इन्हें एब्जॉर्ब कर लेगी, जब इन्हें कहीं न कहीं वो क्या कर देगी आपके पास में? अवशोषित कर देगी, तो बाहर की तरफ एक पट्टी, एक अंदर की तरफ पट्टी, बाहर की तरफ एक पट्टी, एक अंदर की तरफ पट्टी, यहां पे इस प्रकार के आपके पास में वैन एलन बेल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सारे अवशोषित कण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इनका निर्माण हो रहा होता है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से अवशोषित कण होते हैं सारे, इसके अंदर एब्जॉर्ब पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, है ना। अच्छा, इसका महत्व क्या होगा दोस्तों आपके पास में? दूरदर्शन देखा है तुमने? हाँ, दूरदर्शन का लोगो देखा है, कुछ ऐसा ही होता है।
एक वैन एलन बेल्ट, दूसरा वैन एलन बेल्ट। तो अब तुम्हें पता चला कि हम दूरदर्शन के अंतर्गत जो है कहीं न कहीं विकिरणों की, कहीं न कहीं रेडिएशन की यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, वैन एलन बेल्ट की बात कर रहे हैं। तो सोचो इसका मोटिवेशन कहाँ से आया है, वैन एलन बेल्ट से आया। तो वैन एलन बेल्ट पृथ्वी के सौर विकिरण और ब्रह्मांडीय विकिरणों से बचाता है। लिखो इसके अंतर्गत इसका क्या कार्य है, वैन एलन बेल्ट का क्या कार्य है, यह पृथ्वी को सौर एवं ब्रह्मांडीय विकिरणों से रक्षा करता है। अच्छा, जब ये सौर विकिरणों से, ब्रह्मांडीय विकिरणों से हमारी रक्षा करेगा, मतलब अंतरिक्ष अभियान में भी कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मतलब अगर हमारे पास में कोई भी स्पेसक्राफ्ट इन वॉन एंडर बेल्ट्स के बीच बीच में, अगर हमारा कोई भी सैटेलाइट जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है वो इस वॉन एंडर बेल्ट के बीच में, तो इन चार्ज पार्टिकल, इन सोलर विंड्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली यानी ये अंतरिक्ष यान को भी विकिरणों से प्रभावित होने से बचाएगा। ठीक है ना। जो हमारे अंतरिक्ष यानों को भी जो सौर विकिरण, ब्रह्मांडीय विकिरण है, इन विकिरणों से प्रभावित होने से बचाता है। ठीक है, ये इनका महत्व हो चुका है आपके पास में। अगर यह आपके पास में वॉन एंडर बेल्ट नहीं होता तो सूर्य से आने वाली जो सोलार फ्लेयर से, ये जो सौर पवने हैं आपके पास में, बर्बाद कर देती पृथ्वी को। पृथ्वी के चारों तरफ जो भी हमारे अंतरिक्ष यान है, जो सी सैटेलाइट्स है ना, जो आपके पास में आज अभी आप क्लास देख पा रहे हो, सारी चीजें कहीं के सैटेलाइट कम्युनिकेशन से संभव है। ये सब चीजें नहीं होती अगर वहां पे वो वॉन एंडर बेल्ट नहीं होते आपके पास में। ठीक है, पृथ्वी का भूचुंबकत्व है ही है, पर क्या अन्य ग्रहों का भी है? भाई सौर मंडल के अंतर्गत तो अन्य ग्रह भी हैं आपके पास में। जैसे पृथ्वी का भूचुंबकत्व है, वैसे ही विनस है, मरकरी है, जैसे आपके पास में है ना, बुध है आपके पास में, शुक्र है आपके, पृथ्वी है और मंगल, इन सभी का है। हम सबसे पहले बुध का थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बुध ग्रह जो है आपके पास में, मरकरी जो है आपके पास में, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र है, परंतु इसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के मुकाबले बहुत कमजोर है। पृथ्वी के मुकाबले कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इतना कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है आपके पास में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ये ग्रह के निकट तक ही सीमित रह रहा है आपके पास में, ज्यादा दूर नहीं है। तो जैसे ये आपके पास में यह है मरकरी, तो मरकरी से कहीं न कहीं जो है इसके थोड़ा सा आसपास तक ही यहाँ पे जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के निकट तक ही सीमित है, ज्यादा दूर तक नहीं है। ठीक है, अब मंगल की बात करते हैं। आपके पास में पृथ्वी के अलावा जो है मंगल भी है, मार्स भी है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें आपके पास में, तो यह भी कहीं कहीं आपके पास में अत्यधिक कमजोर है। यह भी अत्यधिक कमजोर है दोस्तों आपके पास में, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आंतरिक भाग में होने वाली प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। और इसका आंतरिक भाग में होने वाली प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना, ये तो हो गया आपके पास में इनका। अब आपके दूसरे भी हैं, जैसे कि बृहस्पति है आपके पास में, शनि है। बृहस्पति और शनि थोड़े से साइज में भी तो बड़े हैं, तो क्या इनके पास में, आपके पास में अत्यंत शक्तिशाली होगा आपके पास में? इनका भी डेफिनेटली जो जिसको मैं कह सकता हूं आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र, वो अत्यंत शक्तिशाली होता है आपके पास में इनके आकार के कारण, है ना। कारण है आपके पास में इनका आकार के कारण भी है, और दूसरा है इनके तीव्र घूर्णन।
तो इनका घूर्णन भी है जो तीव्र है। अगर कोई भी चीज तीव्र गति से अगर घूर्णन करेगी तो गोज विदाउट विंग आपके पास में बड़ा आकार है, तीव्र घूर्णन है, ज्यादा कंडेंस मटेरियल है, तो यहां पे क्या होगा आपके पास में जोवियन प्लैनेट्स का, जैसे कि जुपिटर, बृहस्पति का, सैटर्न, शनि का, आपका चुंबकत्व भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसके अलावा भी तो ग्रह है, जैसे आपके पास में अन्य ग्रहों के अंतर्गत में बात करूं, जैसे अरुण ग्रह है, वरुण ग्रह है, नेपच्यून है, यूरेनस है, इनका जो है अत्यंत ही असामान्य और जटिल है ना। अरुण व वरुण ग्रह का चुंबकत्व अत्यंत जटिल है। उस जटिलता के पीछे कुछ कारण है आपके पास में। सबसे पहले याद रखना है कि भौगोलिक ध्रुवों से कहीं न कहीं जो चुंबकीय ध्रुव बहुत ज्यादा दूर होंगे यहां पे, है ना। जो भौगोलिक ध्रुवों से चुंबकीय ध्रुव, हमारे यहाँ तो खाली 800 किलोमीटर, वहां पे बहुत ज्यादा है, तो चुंबकीय ध्रुव अत्यधिक दूरी पे रहेंगे। आपका जो इंक्लिनेशन है, कौन है, वो ज्यादा दूर होगा आपके पास में। और चुंबकीय क्षेत्र में झुकाव भी बहुत ही असामान्य होता है, क्योंकि इसके आंतरिक घूर्णन और आंतरिक संरचना काफी अलग है आपके पास में। सो घूर्णन, इनका जो परस्पर आपके पास में एक तरीके से मैं इसको कह दूं, आपके पास में जो झुकाव है, ये काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके कारण अरुण और वरुण ग्रह का जो आपके पास में एग्जैक्टली इसको तो देखा जाए आपके पास में यूरेनस, ये तो लुढ़कता लुढ़कता आगे बढ़ रहा है अपनी कक्षा के ऊपर जैसे, ठीक है ना। सो गोज विदाउट सेइंग, इनके आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो है थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम हमारे पृथ्वी के अंतर्गत अगर देखने की कोशिश करें, इन द अर्थ सोलार सिस्टम, हम भविष्य में इसको क्यों अध्ययन करते हैं, वाई डू वी स्टडी दोज, तो भविष्य में भी हम जो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, या फिर अध्ययन हमें क्या समझ में कहीं न कहीं जो है देगा आपके पास में, कि पृथ्वी या अन्य ग्रहों का चुंबकीय क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकता है, इससे हमारा वातावरण, जीवन, जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे हमारे वातावरण, इससे हमारे जीवन और इससे हमारी जलवायु कैसे प्रभावित होती है, इसी कारण हमें आज भी कहीं न कहीं जो है इन ग्रहों के, हमारे पृथ्वी के भी चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक स्फीयर को जरूर समझना चाहिए। दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। नोट्स भी साथ साथ में बने होंगे। एक लाइक जरूर बनता है, कमेंट जरूर बनता है, और अपना फीडबैक जरूर लिख के बताना, हाउ यू आर लाइकिंग द संभव सीरीज, कमेंट जरूर करके बताना। और अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक क्लास का मोटो जरूर क्लास में लिखिएगा, अंत में, आई कैन एंड आई विल। आपकी अदम्य इच्छा शक्ति, आपकी सततता ही सफलता का पर्याय है। इस टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन कीजिए, यहीं पे आपको क्लास का कंटेंट, डेली करंट अफेयर हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल हो जाएगा। विद दिस बीइंग सेड, वी आर कंक्लूडिंग द क्लास। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।